वैश्विक आर्थिक मंच ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम पर चीन की व्यापक उपस्थिति को देखते हुए अब इसकी कल्पना करना कठिन है। लेकिन कुछ दशक पहले इनकम लेवल्स और विकास की संभावनाओं के मामले में चीन की तुलना अक्सर भारत से की जाती थी। यहां दोनों देशों की नॉमिनल जीडीपी पर एक ग्राफ है। वर्ल्ड बैंक डेटा के अनुसार यहां आप देख सकते हैं कि 1960 से 1970 तक भारत और चीन की जीडीपी तुलनीय थी। 1964 में दोनों देशों का आर्थिक उत्पादन लगभग समान था। उस वर्ष चीन की जीडीपी केवल 55 अरब 77 करोड़ थी, जबकि भारत की 56 अरब 44 करोड़, यानी लगभग 3 अरब का अंतर। हालांकि आज चीन दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जबकि भारत एक तेजी से बढ़ती इमर्जिंग इकोनॉमी बना हुआ है। लेकिन उनकी जीडीपी काफी कम है और पर कैपिटा इनकम भी कम है। आइए दोनों देशों के लिए ग्राफ को एडजस्ट करें। यहां आप एक आश्चर्यजनक अंतर देख सकते हैं। चीन की जीडीपी ने भारत को काफी पीछे छोड़ दिया है। इन 2023 भारत की जीडीपी सिर्फ 3 अरब 50 करोड़ डॉलर थी, जबकि चीन की जीडीपी 17 अरब डॉलर से अधिक थी। यहां दोनों देशों की पर कैपिटा जीडीपी पर एक और ग्राफ है वर्ल्ड बैंक डेटा के अनुसार। यहां आप देख सकते हैं कि 1960 से 1980 के दशक तक भारत की पर कैपिटा इनकम चीन से अधिक थी। इन 1980 भारत की पर कैपिटा जीडीपी 271 डॉलर से अधिक थी, जबकि चीन की उस वर्ष केवल 194 डॉलर थी। लेकिन अगर हम इस ग्राफ को नवीनतम वर्षों तक एक्सटेंड करें तो हमें एक आश्चर्यजनक अंतर देखने को मिलता है। जस्ट लाइक नॉमिनल जीडीपी, चीन की पर कैपिटा जीडीपी भी भारत से कहीं अधिक है। यह तो सभी जानते हैं कि चीन की इकोनॉमी भारत से कहीं बेहतर और मजबूत है। लेकिन द रियल क्वेश्चन इज, चीन की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के पीछे का कारण क्या है? क्या यह विदेशी हस्तक्षेप के कारण है? क्या यह सांस्कृतिक कारकों के कारण हो सकता है या कुछ और? देयर आर मेनी आर्ग्यूमेंट्स, लेकिन आइए कुछ सबसे महत्वपूर्ण कारणों के बारे में बात करें। लेट्स स्टार्ट विथ हिस्ट्री। 1950 के दशक में दोनों देश, चीन और भारत, एक दूसरे के बराबर थे। वे निम्न आर्थिक आधार से शुरुआत कर रहे थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि चीन कई विदेशी आक्रमण, गृहयुद्ध और जापानी कब्जे से गुजरा था। 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पीआरसी का गठन हुआ और कम्युनिस्ट लीडरशिप सत्ता में आई। वर्षों के संघर्ष ने देश को इम्पॉवरिश्ड बना दिया था। इंडस्ट्रीज वर मिनिमल, कृषि प्रणाली डिसऑर्गेनाइज्ड थी और इंफ्रास्ट्रक्चर काफी हद तक अंडर डेवलप्ड था। इसी तरह इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस इन 1947 फ्रॉम ब्रिटिश रूल। भारत में औद्योगिक विकास था, विशेष रूप से टेक्सटाइल, स्टील और रेलवेज, जो ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों के कारण था। लेकिन देश का अधिकांश हिस्सा अभी भी एग्रीकल्चर डिपेंडेंट था और गरीबी की चुनौतियों का सामना कर रहा था। दोनों राष्ट्र बहुत समान थे। इकोनॉमिकली स्पीकिंग, उनके आर्थिक मॉडल भी काफी समान थे। चाइना अडॉप्टेड अ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी माओ त्से तुंग के नेतृत्व में। माओ सोवियत यूनियन मॉडल पर आधारित एक सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी लागू कर रहे थे। चीन ने हेवी इंडस्ट्रीज, कलेक्टिवाइज्ड एग्रीकल्चर और एक समग्र कमांड इकोनॉमी पर ध्यान केंद्रित किया। इस बीच भारत भी एक सोशलिस्ट मॉडल अपना रहा था, लेकिन लोकतांत्रिक ढांचे के साथ। भारत ने लाइसेंस राज सिस्टम को अपनाया, जिसमें लगभग हर व्यापारिक गतिविधि के लिए सरकारी लाइसेंसेस एंड परमिट्स की आवश्यकता होती थी। सो व्हाट चेंज्ड? Two major events happened. For China, it was 1978. For India, it was 1991. 1978 में देंग शियाओपिंग, जो उस समय चीन के राष्ट्रपति थे, ने सुधार और खुलेपन नीति लागू की। सरकार ने सम इकोनॉमिक कंट्रोल छोड़ दिया और प्राइवेट एंटरप्राइजेस को इमर्ज करने की अनुमति दी। बिफोर दिस, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से स्टेट कंट्रोल थी। सभी इंडस्ट्रीज और बिजनेसेस सरकार के स्वामित्व में थे। इंडियाज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1991। भारत ने 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस का सामना किया। इस संकट ने सरकार को तत्कालीन प्रधानमंत्री
पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में व्यापक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स शुरू करने के लिए मजबूर किया. सम की रिफॉर्म्स इंक्लूडेड लाइसेंस राज को हटाना, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देना, विदेशी सीधी निवेश एफडीआई को आकर्षित करना, ट्रेड टैरिफ्स को कम करना. हालांकि चीन ने 1978 में ही ये सुधार शुरू कर दिए थे, जिससे उसे भारत पर फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल गया. द रोल ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई. दंग शाओपिंग ने विशेष आर्थिक क्षेत्र एसआईजेस शेंजेन, जुहाई और शियामेन जैसे शहरों में पेश किए. इन क्षेत्रों में कर लाभ, सरलीकृत व्यापार नियम और बेहतर ढांचा दिया गया, जिससे वे निर्यात उन्मुख निर्माण केंद्र बन गए. Here's a graph comparing China's and India's FDI inflows वर्ल्ड बैंक डेटा. 1980 के दशक की शुरुआत में भारत और चीन में सिमिलर एफडीआई इनफ्लोज थे, लेकिन जैसे ही डंग शाओपिंग इंट्रोड्यूस्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, चीन का एफडीआई इनफ्लो काफी बढ़ गया, जबकि भारत काफी पीछे रह गया. इट वॉज ओनली आफ्टर 1991 दैट इंडिया सॉ अ राइज इन एफडीआई. 1990 के दशक में भारत ने कई उद्योगों जैसे ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंज्यूमर गुड्स में एफडी रिस्ट्रिक्शंस में डील दी. कंपनियां जैसे सुजुकी, ह्युंडई और अन्य मल्टीनेशनल्स भारतीय बाजार में प्रवेश करने लगीं. लेकिन इन सुधारों के बावजूद 21वीं सदी तक चीन का एफडीआई इनफ्लो भारत की तुलना में कई गुना अधिक था. द रोल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. चीन ने फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बनने पर फोकस किया. उन्होंने बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग को अपनाया. इसके विपरीत भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर चीन जितनी तेजी से नहीं बढ़ा. Here's an industry growth graph, वर्ल्ड बैंक डेटा. 1991 के बाद भी भारत की इंडस्ट्रियल ग्रोथ चीन की तुलना में धीमी थी. इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट. चीन ने इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, पोर्ट्स एंड पावर सप्लाई में भारी निवेश किया, जिससे उसके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बल मिला. भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज, खराब सड़कें, भीड़भाड़ वाले बंदरगाह और इरेगुलर पावर सप्लाई बड़े पैमाने पर विनिर्माण में बाधा बने. फाइनल थॉट्स. व्हाई डिड चाइना सरपास इंडिया? अर्ली रिफॉर्म्स 1978 versus 1991. Strong government support for manufacturing. Higher infrastructure investments. Higher savings rate. China's savings greater than 40%. Political stability and faster decision making. If India had started its reforms in 1978, आज भारत कहीं अधिक prosperous होता. हालांकि आज भारत अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज में तेजी से सुधार कर रहा है और भविष्य में चीन के साथ कंपटीशन में आ सकता है.